यूपीएससी 2023 मेंस के एसए के पेपर में जो निबंध पूछे गए हैं उसका ये तीसरा निबंध है। इस निबंध को किस तरह से लिखा जाना चाहिए, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किस तरह से लिखता, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैंने दो ऐसे जो हैं उस पर मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखा है। अब मैं आज जिस निबंध को ले रहा हूं वो है थिंकिंग इज लाइक ए गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। ये मेरा एसे का आज वाला टॉपिक है और इस एसे पर हम किस तरीके से एसे को लिखेंगे इस पर आज हम चर्चा करने चल रहे हैं। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स जो था और उसके ऊपर वाला एक निबंध लिखा था और ये मेरा थर्ड एसे है। हम डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अगर अभी तक आपने उन दोनों एसेस को नहीं देखा है तो देख लें। डेफिनेटली आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां पर भी अपने व्यूज को रख सकते हैं। और एक कोलैबोरेटिव स्टडी जो होती है, एक्चुअल में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एक यूट्यूब के माध्यम से एक कोलैबोरेटिव स्टडी को आगे बढ़ाना है ताकि जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं वो आपस में कोलैबोरेट करते हुए, कोऑपरेट करते हुए स्टडीज को आगे बढ़ा सके, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकें, बेटर अंडरस्टैंडिंग किसी टॉपिक पर हो सके। अगर मैं इस एसे की बात करूं तो जैसा कि इसमें देखिए, अगर इस एसे को हम डिकोड करें तो इसमें 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट निकल करके आते हैं। एक तो थिंकिंग निकल के आता है, थिंकिंग और लाइक ए गेम। अब यहां पर ये देखना है कि थिंकिंग क्या है, विचार है, यानी विचारों को एक गेम के तौर पर देखना है। अब गेम कैसा होता है इस पे आगे उन्होंने लिखा है कि इट डज नॉट बिगिन, यानी गेम शुरू नहीं होता है तब तक जब तक कि अपोजिट टीम ना हो। इसका अर्थ ये हुआ कि थिंकिंग भी तब तक नहीं शुरू होगी जब तक कि उसकी कोई विरोधी विचारधारा ना हो, दूसरी विरोधी विचार ना हो। और जब ये दो विरोधी विचारधाराएं आपस में इंटरेक्शन करती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप, उसके रिजल्ट में हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं, कुछ परिणाम आते हैं, कुछ कंक्लूजन्स आते हैं, निष्कर्ष आते हैं, जिनके आधार पर हम आगे इनोवेशन करते हैं, रिफॉर्म्स करते हैं, चीजों में बदलाव लेकर के आते हैं। और इसी को हमें इस एसे में विभिन्न एग्जाम्पल्स के माध्यम से, डिफरेंट एग्जाम्पल्स को, एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ ये स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि देखिए क्या हमें करना है कि इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन अपोजिशन एंड द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, यानी जो जटिल संबंध होते हैं अपोजिशन में और प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में, वो हमको बताना है कि जब हम कोई चीज थिंक करते हैं, जब कोई हम विचार करते हैं तो उसका जो अपोजिट विचार होता है जब वो होता है तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाते हैं। चीजों को समझने के लिए जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो ज्यादा बेहतर तरीके से उभर करके आती है। क्यों? क्योंकि ये हमें सजेस्ट करता है कि हमारी जो कॉग्निटिव फैकल्टीज हैं, यानी जो हमारी संज्ञानात्मक सक्षमताएं हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से उनका प्रयोग किया जाता है। और फिर वो एक जो अपोजिट विचार है, व्यू पॉइंट है, आइडिया है, चैलेंजेस है, उसकी तुलना में ज्यादा बेहतर अपने विचारों को हम रखने का प्रयास करते हैं और इस तरीके से एक नए विचार का, एक नए समाधान का एक मार्ग प्रशस्त होता है। और इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल अपोजिशन इन फोस्टिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जीएस पेपर 4 अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो डेफिनेटली इस तरीके के ऐसे लिखना बहुत इजी हो जाता है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके सोल्यूशन के तौर पर हमारे पास कई सारे उसके विकल्प होते हैं। उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को हम चुनते हैं, यानी वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनता है, उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन बंद होती है। तो उस सोल्यूशन को करने के लिए जब हम अलग अलग विकल्पों पर, अलग अलग जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, जब उन पर हम विचार करते हैं, यानी हमारा एक गेम शुरू होता है, वैचारिक खेल शुरू होता है जिसमें हम दोनों के बीच में तुलना करते हैं, दोनों के प्लस और माइनस, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पर हम जो है दृष्टि डालते हैं। तो फिर हमें उनकी विशेषताएं, मेरिट्स और डीमेरिट जो है दिखाई पड़ने लगती हैं। एक क्रिटिकल थिंकिंग उभर के आती है जो तर्क पर आधारित होती है, जिसमें सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी होती है और हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये जो इंटेलेक्चुअल अपोजिशन है वो क्या करता है
कैटलिस्ट उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा, कैटलिस्ट होता है जो कि रिएक्शन के स्पीड को कम या तेज कर देता है। उसी तरीके से ये जो इंटेलेक्चुअल अपोजिशन है, अगर आपके पास कोई एक विचार है और उस विचार के अगेंस्ट कोई दूसरा विचार आ जाता है, तो फिर वो विचार जो है कैटलिस्ट के तौर पर कार्य करने लगता है और फिर आप उसके प्रत्युत्तर में, उसके आंसर में नए नए विचारों को, नए नए तथ्यों को अन्वेषण शुरू करते हैं, रिसर्च शुरू करते हैं और इससे क्या शुरू होता है, ह्यूमन प्रोग्रेस शुरू होती है और इनोवेशन आता है और ग्रोथ आती है। तो अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हमको जो अपनी शुरुआत करनी है, ऐसे का इंट्रोडक्शन करना है, उसमें हमें इन जटिल संबंधों को, इंट्रिकेट रिलेशनशिप को, जो कि अपोजिशन और थिंकिंग के प्रोसेस में है, उसको इस्टेब्लिश करते हुए ये बताना है कि अगर वैचारिक रूप से हमारे पास प्रतिद्वंदी विचार नहीं है तो निश्चित रूप से जो विकास है, जो सृजनात्मकता है, जो ग्रोथ है, जो प्रगति है, उसको मानव समाज नहीं प्राप्त कर सकता है। उसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास अलग अलग विचार के बिंदु हों, व्यू पॉइंट्स हों, अलग अलग विचार, आइडियाज हों, चुनौतियां हों और उसके आलोक में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि हाउ अपोजिशन एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट फॉर द कॉग्निटिव प्रोसेस दैट ड्राइव ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड क्रिएटिविटी। अब ये जो अपोजिशन है, कैसे कैटलिस्ट, कैसे उत्प्रेरक के रूप में, जो विरोधी विचार है कैसे उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, जो हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है उसको बढ़ाता है, हमारे मानवीय जो बुद्धि है और उसकी जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसको कैसे वो गवर्न करता है, कैसे उसको आगे ड्राइव करता है, बढ़ाता है, संचालित करता है, इसको हमें दिखाना है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी एक ऐसे गेम का कि जिसमें केवल एक प्लेयर हो और वहां किसी तरीके की उस गेम में कोई रूल नहीं, रेगुलेशन नहीं, आपको बस अकेला प्लेयर है और अपने हिसाब से उसे खेलना है। तो क्या ऐसा गेम प्रिडिक्टेबल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। उसके बारे में आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, ना वहां कोई लूजर होगा ना कोई वहां विनर होगा, मोनोटोनस हो जाएगा, एक रूपी हो जाएगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार का रस नहीं रह जाएगा और अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, ऐसा गेम पॉइंटलेस हो जाएगा। आप उस गेम में आपको कोई भी आनंद नहीं आएगा। लेकिन अगर हम गेम को देखें तो गेम में एक टीम का एक दूसरी अपोजिट टीम होती है और वो जो अपोजिट टीम होती है उसमें चुनौती होती है, क्योंकि फाउंडेशन ऑफ चैलेंज इसके अंदर होता है, क्योंकि वहां पर एक अपोजिशन है जो आपकी टीम का विरोध करने जा रहा है। फिर चाहे वो चेस हो, आप एग्जाम्पल के तौर पे किसी और गेम का नाम ले सकते हैं, या सॉकर हो जहां पर आप फुटबॉल को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपोजिशन इज द लिंचपिन दैट मेक्स दीज एंडेवर्स मीनिंगफुल। लेकिन दोनों ही जगह अगर टीमें नहीं हैं, सामने आपके चेस बोर्ड पर दूसरा प्लेयर नहीं बैठा है, अगर सॉकर की टीम आपके साथ दूसरी टीम नहीं खेल रही है, अगर ब्राजील के सामने अर्जेंटीना नहीं है, तो फिर मैच नहीं होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। और वो एक तरीके से बिल्कुल, और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो फ्रेंडली मैचेस होते हैं या जहां पर आप प्रैक्टिस सेशन में होते हैं तो उनको देखने वाले दर्शक बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से आती है, चुनौती होती है, चैलेंज होता है, तो वो गेम ज्यादा कहीं अच्छा बन जाता है। फिर अपोजिशन एज ए कैटलिस्ट फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। अब यहां पर कैटलिस्ट जो है, यानी अपोजिशन जो है, विरोधी विचार जो है, वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत प्रेरक का कार्य करता है। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? इज ए फंडामेंटल स्किल इन आवर कॉग्निटिव टूलकिट। जो हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं उसमें क्रिटिकल थिंकिंग यानी यथार्थवादी विचारधारा जो तथ्यों पर आधारित होती है, जिसमें समालोचना होती है, जिसमें आलोचना का भी पुट होता है, अगर वो नहीं है तो हम फिर क्या कर सकते हैं, जो हमारी सक्षमताएं हैं उसका पूरा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और उनका पूरा प्रयोग करने के लिए, यानी जो हमारे पास सूचनाएं हैं, जो हमारे पास ज्ञान है, उसको एनालाइज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करने के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए और मेक इन्फॉर्म डिसीजन करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट होती है और उसके लिए आवश्यक है कि अपोजिशन हो। फिर अगर हम बात करें तो अपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स प्लेज ए पाइवटल रोल इन होनिंग दिस स्किल। और उसके लिए आवश्यक है कि आपके सामने एक विपक्ष होना चाहिए, एक विरोधी विचारधारा होनी चाहिए। इसी के आधार पर आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट, इनहैंसिंग एनालिटिकल स्किल्स, यानी जो आपकी एनालिटिकल स्किल है, यानी जो विश्लेषणात्मक क्षमता है, उसको भी विरोधी विचारधारा के माध्यम से ही आप, अपोजिशन के माध्यम से ही आप इंप्रूव कर सकते हैं। जिस तरीके से आप
अलग अलग देशों के साथ गेम खेलते हैं, टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, तो आपकी क्षमताएं बढ़ती जाती हैं। वैसे ही जब आप विरोधी विचारधाराओं से बार बार आपका वाद प्रतिवाद होता है तो आपकी एनालिटिकल जो स्किल है वो बढ़ती जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपोजिंग व्यू पॉइंट्स हैं, कंट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन है, इंडिविजुअल्स आर कंपेल्ड टू एंगेज इन अ मोर प्रोफाउंड एनालाइज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। और फिर द प्रोसेस स्ट्रेंथन देयर एबिलिटी टू डिसर्न द वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रेडिबल एंड फैलिशियस इंफॉर्मेशन। और हम अंतर कर सकते हैं जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, यानी जो जिन पर भरोसा किया जा सकता है, और ऐसी इंफॉर्मेशन से जो कि फेक हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें फोस्टरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी ऐसी सक्षमताओं को बढ़ाना, संवर्धन करना जो हमारी समस्याएं जो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में आती हैं, या हम किसी संस्था ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करते हैं तो वहां ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके लिए अपोजिशन ही जो है वो प्रेजेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका वो सोल्यूशन निकालता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एग्जाम्पल लिया है कि एप्पल है, और एप्पल का जो कंपटीटर है वो आप सैमसंग को मान सकते हैं। अब दोनों कंपनी क्या कर रही हैं, कंपटीशन कर रही हैं, दोनों स्मार्टफोन बनाती हैं, लेकिन दोनों में कंटिन्यूटली क्या कर रहे हैं, नए नए फीचर्स के साथ अपने अपने मोबाइल सेट्स लॉन्च कर रहे हैं, नई नई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज लेकर के आ रहे हैं कि ताकि दूसरे को हम आउटडू कर सकें, उनको हम मैदान से बाहर निकाल सकें, या अपना जो मार्केट शेयर है उसको बनाए रखें और उसको और बढ़ाते जाएं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, कंज्यूमर को उसका बेनिफिट मिलता है, ज्यादा अच्छी इनोवेटिव आपको प्रोडक्ट मिलती है, इंप्रूवमेंट मिलते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी कास्ट भी कम होती जाती है। फिर अपोजिशन एज ए कैटलिस्ट फॉर क्रिएटिविटी, तो यहाँ आप क्रिएटिविटी को भी इसी के साथ दिखा सकते हैं कि जो ह्यूमन कॉग्निशन है, जो उसकी संज्ञानात्मकता क्षमताएं हैं, वो उसका प्रयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें स्पार्किंग इंस्पिरेशन, यानी आपके अंदर एक प्रकार की प्रेरणा पैदा कर देता है। क्यों? जब इंडिविजुअल इनकाउंटर व्यू पॉइंट दैट चैलेंज देयर बिलीव्स ऑफ कन्वेंशनल विजडम, इट प्रॉम्प्ट्स देम टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। जब किसी व्यक्ति के सामने एक डिफरेंट विचार आता है तो जो उसकी ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स हैं उसको जब चैलेंज मिलता है, चुनौती मिलती है, उसके विश्वास को चुनौती मिलती है, उसकी कन्वेंशनल जो बौद्धिकता है, परंपरागत बौद्धिकता है, उसको चुनौती मिलती है, तो फिर वो सोचने का, उस अपने दायरे से बाहर निकलकर सोचने का प्रयास करता है, और फिर वो क्या करता है, इनोवेटिव तरीके अख्तियार करता है, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको एड्रेस करता है, और उससे क्या होता है, क्रिएटिव सॉल्यूशंस आते हैं, नॉवेल आइडियाज आते हैं, फिर आप उनको लागू करते हैं तो आप ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। इनकरेजिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव, तो जब आप अलग अलग विचार के लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, अलग अलग विचारों को स्वीकार करेंगे, तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सपेक्टिव जो है, वो भी डाइवर्सिफाइड होता जाता है। और इसी तरीके से अगर हम अपोजिशन को देखें तो वो कैटलिस्ट फॉर क्रिएटिविटी है, साइंटिफिक नॉलेज इससे बढ़ती है, पॉलिटिकल प्रोग्रेस होती है। अगर एक राइट विंग पार्टी है तो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं, सेंटर विंग पार्टीज हैं, तो आपके पास अलग अलग तरीके से विचारों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का अवसर मिलता है। फिर अपोजिशन और एथिकल कंसिडरेशन, देखिए ये जीएस पेपर 4 में भी आएगा कि जो हमारे पास एथिकल डायलेमास होते हैं कि जब हमारे अपने इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, उनमें जब कंट्राडिक्शन होता है, तो जब एथिकल डायलेमा आता है तो उस सिचुएशन में आपके जो विचार होते हैं, जो अपोजिशन के तौर पर आपको वो डिस्टर्ब करता है एथिकल डायलेमा, वहां आप किस तरीके से निर्णय ले पाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप यहाँ पे रख करके आंसर ले सकते हैं। द लाइन बिटवीन हेल्दी डिबेट एंड हार्मफुल कॉन्फ्लिक्ट और बैलेंसिंग अपोजिशन विद कोऑपरेशन। और जब हमको बहुत ज्यादा विभिन्न विचार मिलते हैं तो हर विचार की कुछ अपनी विशेषताएं, मेरिट्स होती हैं, कुछ डेमेरिट्स होती हैं, और इसी के साथ हम उन अच्छे विचारों को स्वीकार करते चलते हैं, एक तरीके का कोऑपरेशन उभरता है। तो ये भी आप इसमें इंक्लूड करते हुए आप अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं, एसे को कंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देखें तो उसके बाद कमेंट जरूर आप करें और अपने विचार दे सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर दिया है, और यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए एक पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हम अपने यूट्यूब चैनल लोकसेवक द स्टडी IQ पर आ रहे हैं। साथ ही साथ RO के लिए पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, और यूपीएससी मेंस के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल का प्रोग्राम भी शीघ्र में शुरू करूंगा। थैंक यू सो मच।